समझते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लघु हिमालय। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय। इंग्लिश में या तो एक नाम हम क्या यूज कर लें, लेसर, या फिर एक हम नाम क्या यूज कर लें, मिडिल हिमालय। इसके दो अलग अलग नाम हैं, दो डिफरेंट नाम हैं। ओके जी, क्लियर है मामला? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसको डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि हिमालय के भौतिक प्रदेश 4 हैं। 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ हिमालय। 1 ट्रांस, देन ग्रेटर, देन ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ये 4 रीजन है। तो अब हम तीसरे रीजन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब अगर मैप में आप इसे देखोगे, अभी मैप में दिखाता हूं, पहले सिंपल तरीके से देखो। तो यहां पर हमें अभी अभी जो हमने पढ़ा, तो अभी अभी हमने किसकी बात की? ग्रेटर हिमालय की। इसके नीचे जो हिमालय का हिस्सा है, इस हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को ही हमने नाम दिया है लघु हिमालय। क्या नाम दिया है? लेसर हिमालय या लघु हिमालय। अब ध्यान से इसको समझने की जरूरत है कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। फिर मैप में भी आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, पहला पॉइंट आता है ऊंचाई अर्थात हाइट। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है। समवेयर बिटवीन 3500 टू 4500 मीटर। अब ये वो ऊंचाई है जिस पर पेड़ उग सकते हैं। 4000 मीटर तो नहीं, पर 2500-3000 तक तो पेड़ उग सकते हैं। 2500-3000 मीटर तक जो पेड़ है, 2500 तक जो ट्रीज हैं वो हो सकते हैं। तो यही रीजन है कि यहाँ आपको सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस देखने मिलते हैं। जितने भी खूबसूरत हिल स्टेशंस के बारे में आप जानते हो, उसमें से 90% यहीं पर है, 90% इसी इलाके में। दूसरा, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, हम इसकी विड्थ को देखें, तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 80 to 100 किलोमीटर। 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी विड्थ कितनी है? 80 to 100 किलोमीटर। अंडरस्टूड? वहीं अगर आप इसकी लेंथ को डिस्कस करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास, 1100 किलोमीटर के आसपास। अभी ये तो बेसिक हो गया। अब और बेसिक बात पे चर्चा करते हैं, इसके कीवर्ड निकालते हैं। अब अगर मुझे लेसर हिमालय के बारे में कुछ समझना है, जो मुझे सिर्फ इस इमेज से दिख रहा है, इसके नीचे कौन सा हिस्सा है साथियों? तो आप कहेंगे सर इसके नीचे शिवालिक है। इसके नीचे कौन सा हिस्सा है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय। अब अगर मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, हम सिर्फ बहुत सिंपल रखेंगे पढ़ाई को। अगर मुझे इसकी अवस्थिति बतानी है, लोकेशन बतानी है, तो मुझे लिए बड़ा सिंपल मामला है। मैं क्या कहूंगा, कोई बताएगा? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो, इसलिए 1 2 आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये 2 चीजें हमें यहां से दिख रही हैं। ये होती है डायग्राम रीडिंग। अब मैंने असतत शब्द बोला तो नहीं था इंग्लिश में। मैंने ये नहीं बोला था कि ये फ्रेगमेंटेड है, बट शी यूज्ड द वर्ड फ्रेगमेंटेड। ठीक है, कैसे? इमेज को रीड करके। सबसे पहली बात जो मुझे यहां समझ में आ रही है कि अगर मुझे पहली लाइन लघु हिमालय के बारे में कुछ बोलनी है, लेसर हिमालय के बारे में पहली लाइन बोलनी है, तो मैं यही बोलूंगा कि यह बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। इट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालयास एंड शिवालिक हिमालय। लेकिन अगर दूसरी लाइन मुझे बोलनी है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यह एक असतत, या फिर और सिंपल, एक असतत पर्वत श्रेणी जो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। असतत है अ फ्रेगमेंटेड माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। एक असतत पर्वतमाला या श्रेणी जो
महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। अब वो कहानी याद करो कि सर ये इतने टुकड़ों में क्यों टूट गई, क्या हो गया, क्या बहुत लोगों से दुश्मनी है इसकी? तो भाई साहब इसकी दुश्मनी बहुत लोगों से, ठीक है। ये बहुत गुंडा बनता था, तो बड़े गुंडे ने आके इसको कूटा, एक बार, दो बार, तीन बार, सुधरे नहीं, ठीक है। तो यहां से क्या है, नदियां निकलती हैं, क्या निकलती हैं, नदियां। और फिर याद करो पुरानी कहानी, ये नदियां तो हर जगह से निकलती हैं, यहां से भी नदी निकलती है, पर ये तो इतनी तोड़फोड़ नहीं करती। अंतर है, अंतर ये है कि ये नदियां लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 6000 मीटर की ऊंचाई से। दे ओरिजिनेट अबाउट द एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर। व्हाट एल्टीट्यूड? 6000 मीटर एल्टीट्यूड। और जब 6000 मीटर की ऊंचाई से कोई नदी ढाल पर बहेगी, स्लोप में फ्लो करेगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? आप बस इमेजिन कर सकते हो कि कितना तेज हिट करेगा वो, कितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस नदी की। और दूसरा फिर फैक्टर क्या है? हिमालय की सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक। दूसरा फैक्टर क्या है? हिमालय की मुलायम अवसादी चट्टानें। यार एक तो नदी की गति तेज, ठीक है, और दूसरा चट्टान भी कैसी? मुलायम अवसादी चट्टान। एक तो वेलोसिटी बहुत तेज रिवर का, और फिर रॉक भी कैसा है? सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक। तो ये तो वही बात हो गई कि मुझे एक व्यक्ति को, मैं तो हत्या घटना हूँ, लेकिन कोई मान लो जो कि कोई खली है, खली किसी को मार रहा, और मार किसको रहा है? जिसका वजन ही 30 किलो है, 40 किलो है, और दिया खली ने एक, तो कहाँ जाके गिरेगा वो? समझ सकते हो आप, है कि नहीं? ऐसा ही मामला यहाँ पर हुआ। तो इन नदियों ने क्या किया? हिमालय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां बन चुकी हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस बन चुकी हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया है साथियों, पुरानी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि हिमालय के ये जो हिस्से होते हैं ना, इनके बीच में हमें दरार देखने के लिए मिलती है, हमें फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, याद है? तो उन्हीं दरारों को हमने नाम भी दिया था। हमने देखा था कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और वहीं लघु हिमालय और महान हिमालय, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। याद आ रहा है? तो ये भी तो हमारा एक पॉइंट ही है ना, ये भी तो हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अगले वर्ड में आते हैं। अब वही पुरानी बात कि यहां पर जो चट्टाने हैं, अब हम रॉक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रॉक अर्थात चट्टान। तो यहां पर हमें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं, मुख्य रूप से हमें सेडिमेंट्री रॉक देखने के लिए मिलता है। कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री। कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री। कौन सी चट्टान है? अवसादी। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ये हमें देखने के लिए मिलती है। दिस इज समथिंग व्हाट वी विटनेस हियर। अब वही कहानी, अवसादी चट्टान है तो मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी। अगर सॉफ्ट है तो उसका इरोजन भी बहुत जल्दी होगा। अगर मुलायम चट्टान है तो वो बहुत जल्दी अपरदित होगी, मतलब जल्दी टूटेगी, जल्दी बिखरेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से प्यार का उदाहरण दूं। प्यार मतलब क्लास में प्यार की बात ना हो तो फिर क्लास में मज़ा ही नहीं आएगा। ये जिस उम्र में पड़ाव में, कुछ लोग तो ग्रेजुएशन वगैरह हो गई है, पर ये उम्र का पड़ाव खतरनाक होता है। जैसे ही आप 10वीं क्लास में प्रवेश करते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में, वहाँ से लेकर के ग्रेजुएशन, तो इसको कहा जाता है कच्ची उम्र। क्यों बोलते हैं कच्ची उम्र? क्योंकि आपका दिल जो है वो बच्चा है, वो अवसादी चट्टान है, भटकता रहता है, यहाँ वहाँ यहाँ भटक रहा, 2-2 मिनट में तो दिल टूटता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा दिल कैसा है? अवसादी चट्टान। लाइट ना जाए तब भी मामला ना बने। एक क्लास मुझे ऐसी समझ नहीं आती जिसमें लाइट ना जा रही हो, कल बस नहीं गई। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर है। सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक के होने की वजह से क्या होता है? बताओ भाई, अगर अवसादी चट्टान है, यहां ध्यान दीजिए अभी, अगर अवसादी चट्टान है तो अपरदन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा। तो यहां पर भूस्खलन की घटनाएं बहुत होती हैं, यहां लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रॉक कैसी है? सॉफ्ट है,
ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की थी कि हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। युवा इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसकी जो चट्टानें हैं वो अभी भी सॉलिडिफाई नहीं हुई है। इसकी जो रॉक्स हैं वो सॉलिडिफाई नहीं हुई है, कठोर नहीं हुई है, अभी भी वो कैसी हैं, बन रही हैं। ठीक। इसके बाद एक और मामला है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। देखो, एक शब्द आपको मिलेगा जब आप MCQ लगाओगे कि हिमालय में अवसादी चट्टानें हैं, हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक है। विशेष तौर पर अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, लघु हिमालय की, लेसर हिमालय की। लेकिन हिमालय की 95% जो सेडिमेंट्री रॉक है, 95% जो अवसादी चट्टानें हैं, ये जीवाश्म रहित हैं। कैसी हैं साथियों, ये जीवाश्म रहित हैं। दे हैव नो फॉसिल, दे हैव नो फॉसिल, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं है। अब जीवाश्म क्या होता है, मान लो पत्ता गिर के चट्टानों में आ गया, जीवाश्म है। जो लीव्स होती हैं वो आ गई तो वो भी क्या बनेगा, फॉसिल। कोई पेड़ पूरा का पूरा, किसी इंसान का डेड बॉडी, किसी चूहे की डेड बॉडी, कोई भी, इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म। उनके जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाए, उनके अंश कुछ बच जाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म, फॉसिल। हम पढ़ेंगे बाद में फॉसिल्स के बारे में। पहले तो एक टॉपिक ही होता था जीवाश्म, अब वो टॉपिक नहीं है जीवाश्म वाला, फॉसिल। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे मान लो ये सब चीज़ों को हम जीवाश्म बोलते हैं। यहाँ की चट्टानों में जीवाश्म नहीं है, यहाँ पर फॉसिल नहीं पाए जाते। अगर यहाँ की चट्टानों में जीवाश्म होते, फॉसिल होते, तो भारत की किस्मत खुल जाती। इसलिए क्योंकि यही जीवाश्म, यही फॉसिल पेट्रोल, डीजल, कोयला, शैल गैस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। जो भी ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, वो इन्हीं फॉसिल से बनता है। इसलिए हम उनको नाम भी देते हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि जब हम उनको बर्न करते हैं तो उससे वो कार्बन रिलीज होता है जो कि उन फॉसिल्स में था। इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। हिंदी में हम इसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, क्योंकि वो जीवों के अंशों से बना हुआ है और जब हम उसे जलाते हैं तो वही कार्बन रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि यहाँ जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें हैं। कैसी, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक विदाउट फॉसिल, सेडिमेंट्री रॉक विदाउट फॉसिल। अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरी की पूरी जगह है, ये बहुत फेमस है अलग अलग घाटियों के लिए। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं, यहाँ बहुत सारी अलग अलग वैलीज हैं, और पहले उन घाटियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथियों। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई वही सारी बातें हैं यहाँ लिखी हुई हैं। औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 3500 से 4500 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 से 100 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 1100 किलोमीटर, अत्यधिक असतत है, दिस इज हाईली डिस्क्रीटेड। कैसा है, फ्रेगमेंटेड है या डिस्क्रीटेड है, बहुत ज्यादा असतत है। असतत क्यों है साथियों, नदियों ने इसको तोड़ दिया है, जो रिवर्स हैं उन्होंने इसका इरोजन किया है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी अनुप्रस्थ घाटियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी। ट्रांसवर्स वैली पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ घाटियां बहुत सारी हैं, उन घाटियों के बारे में जरा समझिए। एक बात समझ जाएं कि ऊपर कौन सा हिमालय चलेगा, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। नीचे कौन सा हिमालय चलेगा, लघु हिमालय। इसके बीच में क्या है, घाटियां। और जैसा मैंने बताया कि नदियों ने क्या किया है कि जो लघु हिमालय है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। जो रिवर्स हैं उसने क्या किया है, लेसर हिमालय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे एक जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज। क्या बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज, नंबर 1। दूसरा पार्ट है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर रेंज। धौलागिरी कहां पर है, नेपाल में। धौलाधर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर मसूरी, मसूरी तो आप जानते हैं बड़ा फेमस जगह है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी वहीं पर है। फिर नाग टिब्बा,
ये भी मसूरी से बिल्कुल लगा हुआ है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में ही है, ठीक है। फिर महाभारत श्रेणी, ये कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में और भी श्रेणियां हैं पर उनके नाम हमें नहीं पढ़ना है। तो अब ध्यान देना, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, उसको ऐसे बना सकते हैं। पहला कौन सा आया? पीर पंजाल। कौन सा आया? पीर पंजाल। उसके बाद धौलाधर, कौन सी श्रेणी आई? धौलाधर। फिर मसूरी, कौन सी आई जी? मसूरी, ठीक है। इसके बाद नाग टिब्बा, ये इसी का ही एक पार्ट है मसूरी का, नाग टिब्बा। और फिर महाभारत। महाभारत कहाँ पर है? नेपाल। मसूरी और नाग टिब्बा उत्तराखंड, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। ये अलग अलग पार्ट हैं किसके? लघु हिमालय के, अर्थात लेसर हिमालय के। और ऊपर इसके क्या चल रहा है? इसके ऊपर तो सर आप जान ही रहे हैं कि महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। अब इन दोनों के बीच में कुछ सपाट इलाका है, और उसी सपाट इलाके को, उसी प्लेन टेरिटरी को हमने नाम दिया है वैली। उसी सपाट इलाके को हमने नाम दिया है घाटी। छोटा छोटा इलाका, जैसे मान लो कि यहां पर एक पर्वत, यहां पर दूसरा पर्वत, बीच में हमें एक छोटा सा ऐसा इलाका मिल गया, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? घाटी। इसे हमने क्या नाम दे दिया? घाटी अर्थात वैली। ये नदियों के द्वारा बनाई गई है, नदी और हिमनदों के द्वारा बनाई गई हैं, रिवर और ग्लेशियर के द्वारा इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब चूंकि अगेन ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम पढ़ते कि एक वी आकार की घाटी होती है, वी शेप वैली होती है, यू आकार की घाटी होती है जो ग्लेशियर बनाता है। तो ये घाटियां किसने बनाई हैं? नदी और हिमनदों ने। रिवर और ग्लेशियर ने यहाँ पर कुछ इलाकों को काट पीट के एक प्लेन टाइप का बना दिया है, समतल टाइप का बना दिया है। तो बहुत सारी घाटियां हैं, और सबसे प्रसिद्ध जो घाटी है, सबसे फेमस जो वैली इन सब में है, वो है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी साथियों? कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। और ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि कश्मीर वैली किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन माउंटेन्स। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही कश्मीर घाटी स्थित है। बहुत फेमस है, आप उठा करके देखना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा, कई बार आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाएगा साथियों। इसके अलावा और भी घाटियां हैं, जैसे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियां हैं। और जो पानी पी के आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। हिमाचल में आप देखिए, यहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी, ध्यान दें। ये जो घाटी है, ये इसे बोलते हैं कांगड़ा घाटी। ये व्यास नदी के इलाके में स्थित है। कांगड़ा वैली ये व्यास रिवर के द्वारा फॉर्म्ड है। और नाम भी सुना होगा, कांगड़ा एक बड़ी फेमस जगह है ना, टूरिज्म के लिए बड़ी फेमस है कांगड़ा वैली, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी के बाद आप देखिए लाहुल वैली मिलेगी, लाहुल घाटी। फिर स्पीति, ये भी हिमाचल में। लाहुल स्पीति दो बहुत प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र हैं। लाहुल स्पीति आर टू मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहुल और स्पीति घाटियाँ। फिर इसके नीचे कुल्लू घाटी मिलेगी, ठीक है। कुल्लू घाटी, अब ये तो बॉलीवुड में ही कुल्लू मनाली, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आए भाई, कुल्लू मनाली। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? हिमाचल। जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहीं पर अधिकांश पर्यटन केंद्र देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार ध्यान से घाटियों के नाम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पहली घाटी कौन सी मिली? कश्मीर घाटी, जो किसके बीच में है? वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल, नंबर 1। फिर हमें ग्रेटर हिमालय और धौलाधर रेंज के बीच में मल्टीपल वैलीज देखने मिली। वृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में बहुत सारी घाटियां देखने मिली, जैसे कांगड़ा घाटी, नंबर 1, लाहुल घाटी, स्पीति वैली और कुल्लू वैली। ये सब कहाँ पर है? हिमाचल में। कांगड़ा, लाहुल,
स्पीति, कुल्लू, ये सब कहाँ पर हैं? हिमाचल में। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे नागटिब्बा। तो नागटिब्बा और मसूरी और यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में मसूरी की घाटी है, मसूरी वैली है, बहुत छोटी सी है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर महाभारत और महान हिमालय, इनके बीच में है काठमांडू घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काठमांडू वैली, जहाँ पर नेपाल की राजधानी है। काठमांडू घाटी, काठमांडू वैली किसके बीच में है? ग्रेटर हिमालय और महाभारत रेंज। और भी रेंजेस हैं, महाभारत जनरली ये सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे। यहाँ तक मामला क्लियर है। चलो अब इसकी कुछ विशेषताओं को भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, फिर हम लिखेंगे समझेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये इलाका किस लिए फेमस है? घाटी और हिल स्टेशन के लिए। दिस एरिया इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर द वैलीज एंड हिल स्टेशंस। अब हिल स्टेशंस अगर ज़्यादा है तो पर्यटन भी ज़्यादा होगा, टूरिज्म भी ज़्यादा होगा। अब मैं आपको पुरानी यादों की तरफ ले जाना चाहूँगा। किसी ने राज मूवी देखी है? राज पुरानी वाली, वो डीनो, हाँ वही मूवी देखी है आपने? तो उसमें वो जो शूटिंग होती है वो इन्हीं इलाकों की शूटिंग है। तो उसमें आपने देखा होगा रात का जो एक भयानक सीन बनाया जाता है, उसमें आपको अलग प्रकार के पेड़ दिखते हैं। तो उन्हीं को हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोणधारी वन बोलते हैं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो राज फिल्म का गाना देखिएगा आज फिर से, जिसमें विपाशा बसु पता नहीं कहाँ कहाँ तो घूमती रहती है। खतरनाक मूवी है वो, है ना? बहुत ही डेंजरस टाइप की मूवी। बताओ यार, ये तो बड़ा विषय हो गया, मैं इस पर रिसर्च करूंगा आपकी। तो क्यों नहीं देख पाया पूरी मूवी? ठीक है, आज का टास्क यही है। अरे वाह, हाँ भी बोल रहा है, उसको ये नहीं बोल रहा कि सर आज का टास्क पेपर पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, नहीं सर आज राज मूवी पूरी देखना है। वाह क्या था, उसके गाने बहुत अच्छे थे यार, लेकिन है ना, गाने बहुत ही अच्छे थे, प्यारे प्यारे गाने थे। इसके बाद यहाँ चट्टाने हमने डिस्कस कर ली, कैसी चट्टाने हैं? अवसादी। रॉक कैसी है? सेडिमेंट्री। क्लियर है? एक पॉइंट अब आपको समझना है, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ मीडोज पाए जाते हैं, या ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको मीडोज बोलें। और ये घास के मैदान चूंकि इन घाटियों में है, इन वैलीज में है, तो इनके कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं, कुछ लोकल नेम्स दिए गए हैं। कई बार हम भी करते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ स्थानीय नाम हम रख देते हैं, लोकल नेम्स हम रख देते हैं। जैसे हमने कुछ नाम रख दिए, मावट, एक वर्षा जो होती है गर्मी के समय पे उसको मावट बोल देते हैं हम, आम्र वर्षा भी बोलते हैं। इस तरीके के अलग अलग, मैंगो शावर नाम सुना होगा। तो ऐसे यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, जो मीडोज हैं, उनको नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं आइए आपको दिखाते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है उसे मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जितने भी मीडोज हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। तो इसी तरीके से 2 नाम पड़े हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग। दोस्तों ठीक इसी तरीके से उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है, जहां भोटिया जाति निवास करती है मुख्य रूप से। क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार। सीधा सीधा सवाल आपको मिलेगा अपने MCQ लगाते समय कि बुग्याल नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर दी ग्रासलैंड लाइक बुग्याल्स आर फाउंड। कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर? उत्तराखंड में। और फिर आपसे पूछेगा कि मर्ग नाम के घास के मैदान, ग्रासलैंड नेम्ड मर्ग आर फाउंड, क्या जवाब दोगे? जम्मू कश्मीर। क्या नाम दोगे? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो अब हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर आप सारी चीज़ों को रिकॉल करें, आपने, मैं ही करा देता हूँ आपको रिकॉल। एक चीज़ और रह गई, हिल स्टेशन। यहाँ हिल स्टेशन बहुत सारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पटनी टॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव। पहलगांव आप जानते हैं रिसेंटली, ठीक है। हिमाचल में शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मकलौडगंज, हॉस्पिस और कसौल। कसौल याद है? कहाँ है? अरे नहीं, कसौल याद क्यों है मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई मूवी कोई मिल गया, कसौली टाइगर्स, वो यही शूट हुई है भाई। वो जो टीम का नाम बनता है कसौली टाइगर्स, ठीक है, वो कोई मिल गया की शूटिंग यहीं की है। वो इसी कसौल की बात करते हैं उसमें। ओके, इसके बाद उत्तराखंड में मसूरी, ठीक है, चक्राता,
लैंसडाउन, नैनीताल, अरे नैनीताल गाना ही बना था इसके ऊपर तो याद है आपको, रानीखेत, देहरादून, ये सब फेमस जगह है, ठीक है। एक फेमस है कि तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलई है, एक ये है बोलते हैं ना, ये एक डायलॉग है। एक भोपाल के लिए भी यही डायलॉग बोला जाता है ना, भोपाल के लिए सेम। और वो गाना कौन सा था यार, अरे यार एक बहुत अच्छा गाना था, नैनीताल में बना था। चलो मैं कल, अजय देवगन की मूवी है और अरशद वारसी भी शायद उसमें है, देख लेते हैं, कल याद करके आना पड़ेगा मुझे। इसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग, बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस जगह है दार्जिलिंग। चाय के लिए तो फेमस है, ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत बड़ा है दार्जिलिंग का अपने आप में। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब भी आप हिली रीजन में जाते हो आपका लक आपके साथ होना चाहिए। नहीं, रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है दार्जिलिंग वगैरह में, सिक्किम वगैरह में अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश हो रही होती है। अगर बादल है तो आप हिल्स को एंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अगर बादल नहीं है तो सिक्किम में आप दूर से भी खड़े हैं तो आपको कंचनजंगा दिख जाएगा। विजिबिलिटी का पूरा खेल है, आप दूर भी हैं तब भी आपको कंचनजंगा दिखेगा, अपीयर होगा कि हाँ ये कंचनजंगा है। पर रीजन वही है कि उसके लिए विजिबिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपकी किस्मत, अगर पहाड़ों में धूप है तब तो आपकी ट्रिप बहुत सफल हो जाती है, पर अगर बारिश है तो फिर आप नहीं इंजॉय कर पाते, ठीक है, उतना इंजॉय नहीं हो पाता, तो बड़ा किस्मत वाला समय रहता है। तो अब हमारा ये टॉपिक भी हम एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, सारी चीज़ों को फिर हम लिखेंगे। देखो, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लघु हिमालय के बारे में एटलीस्ट इतनी जानकारी आपके पास है कि आप 7 नंबर का एक जवाब लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने अपने टॉपिक की शुरुआत की कि हिमालय का एक भाग जो कि वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है, अ पार्ट ऑफ हिमालय लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, ये हमने डिस्कस किया। फिर हम इसकी विशेषताओं में आ गए, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। फिर हमने विशेषताओं को पढ़ना शुरू किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली विशेषता हमने यही पढ़ी कि यह महान हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट तथा शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट एंड बाय फ्रॉम शिवालिक हिमालय बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अगली विशेषता हमने क्या पढ़ी कि नदियों के अपरदन के कारण यह अत्यधिक असतत हो चुका है। इट हैज बिकम हाईली डिस्क्रीटेड ड्यू टू द रिवर ओरिजिन, ठीक, erosions by river. It has become highly discreted due to the erosion by river. नदियों के अपरदन की वजह से ये अत्यधिक असतत हो चुका है। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि यहाँ जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिस वजह से यह भूस्खलन और अन्य मृदा अपरदन के लिए सुभेद्य हो जाता है। Sedimentary rock without fossil are found that makes it vulnerable for the landslide and the soil erosion. तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो हमने देखा कि इट हैज डिवाइडेड इनटू मैनी माउंटेन रेंजेस, इसे निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में है और सबसे लंबी है। पीर पंजाल लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। दूसरा धौलाधर जो हिमाचल में है। तीसरा मसूरी और नागटिब्बा जो उत्तराखंड में है, ठीक है। चौथा महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। क्लियर है। फिर हम आगे बढ़े, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ मल्टीपल वैलीज पाई जाती हैं। एग्जाम्पल कश्मीर घाटी, ओके, कश्मीर, एक बार मैं बोलता हूँ, कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, कश्मीर वैली बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल। फिर हम आगे बढ़े, धौलाधर और महान हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां हैं। देयर आर मल्टीपल वैलीज बिटवीन धौलाधर एंड ग्रेटर हिमालय, लाइक कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली, लाहुल वैली, स्पीति वैली, कुल्लू वैली। ये सारी घाटियां हमें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़े, हमें उत्तराखंड में मसूरी घाटी, मसूरी वैली, और नेपाल में हमें महाभारत घाटी, काठमांडू घाटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मामला खत्म नहीं हुआ, हम और आगे बढ़े। हमने ये भी देखा कि यहाँ
जैव विविधता बहुत है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कारण ऊंचाई कम है, हाइट इज कंपैरेटिवली, एल्टीट्यूड कैसा है, लोअर है, और लो एल्टीट्यूड की वजह से, कम ऊंचाई की वजह से यहाँ ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा है। अंडरस्टूड। हमने देखा कि यहाँ पर कोणधारी वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देखा हमने ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम मीडोज कहते हैं इंग्लिश में, ग्रासलैंड भी बोल सकते हो, और घास के मैदानों के स्थानीय नाम हैं, ग्रासलैंड के लोकल नेम्स हैं। जम्मू कश्मीर में दे आर कॉल्ड मर्ग एंड इन उत्तराखंड दे आर कॉल्ड बुग्याल। जम्मू कश्मीर में उन्हें मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल कहा जाता है। क्या यहाँ तक मामला समझ में आया? यही सारी बातें हमने पढ़ी थी। क्या 7 नंबर में लिख सकते हो इतना कंटेंट? मुझे लगता है अच्छा खासा कंटेंट है, कंटेंट की समस्या नहीं आएगी। मैप में भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया एक बार, लेकिन मैप में आपको सारी चीज़ें और दिखा देता हूँ तो और अच्छे से ये बातें कॉन्क्रीट हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को भी कोई संदेह, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है, कोई शंका समाधान करना हो जिसका? क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार मैप में और यही सारी बात। अच्छा, ये हिल स्टेशंस तो लिखना ही भूल गए, मैंने बताना ही भूल गया। ये भी तो एक विशेषता है ना कि यहाँ पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एक विशेषता रह गई, इट इज़ फेमस फॉर टूरिज्म। ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। कुछ नाम लिख देना, जैसे आपने लिख दिया जम्मू कश्मीर में लिख दिया श्रीनगर हो गया, पहलगाम हो गया, पटनी टॉप, ये सारे नाम आपने लिख दिए, श्रीनगर, पटनी टॉप, गुलमर्ग। ठीक है, उसी तरीके से हिमाचल में 3-4 नाम लिख दिए आपने कि शिमला है, कुल्लू मनाली है, डलहौजी है, मकलौडगंज है। 1-2 नाम उत्तराखंड में आ गए कि अच्छा मसूरी है, चक्राता है, लैंसडाउन, नैनीताल। ठीक, तो 2-4 नाम भी अगर आप लिख दोगे तो ये पूरा एक ओवरऑल अच्छा आंसर बन जाएगा। आइए इसको एक बार मैप में और हम देख लेते हैं, देन हम उसके बारे में कुछ बातें नोट डाउन कर लेंगे। अभी दर्रे वगैरह, दर्रे रह गए हैं, वो बस मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसमें। ये देखें, ये जो ऊपर हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? बृहत हिमालय। अब इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, आपको लघु हिमालय दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल है, ये धौलाधर वगैरह, ये मसूरी, नाग टिब्बा, ये महाभारत रेंजेस, इस तरीके से ये दार्जिलिंग वाला इलाका आ गया, यहाँ अरुणाचल में छोटा छोटा इलाका आ गया। ये कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय, लेसर हिमालय। तो इस तरीके से मैप में दिखाई देता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, हमें बहुत सिंपल मैप ड्रॉ करना होता है एग्जाम में, कॉम्प्लिकेटेड मैप नहीं बनाना होता है। बहुत बेसिक सा मैप बना करके अगर आप आ जाएंगे तब भी मामला फिट हो जाएगा। ठीक, चलो तो अब दर्रे और पढ़ लिए जाए, पासेस और पढ़ लेते हैं, घाटियों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि घाटियों से क्या है 2-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। कश्मीर घाटी, इन सब से 2 नंबर के सवाल कई बार बन जाते हैं। पर पहले हम दर्रों की बात कर लेते हैं, हम पासेस की बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं दर्रा शब्द बोलता हूँ तो हमारे बुंदेलखंड में एक डिश होती है जिसे हम दर भजिया बोलते हैं। कोई जानता है? किसको पता क्या होती है बताओ? हाँ सही बोल रहे हो आप, चने के पत्ते की भाजी बनती है जिसको दर भजिया बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे हर बार वही, और बहुत अच्छी लगती है। आप चने की भाजी लोगे ना, अभी तो है नहीं सीज़न, जब अगले बार आए उसको हल्का सा बॉईल करेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा आप वो नींबू मिला के खाइए, इट्स वेरी हेल्दी और बहुत टेस्टी लगती है। और घी लगी हुई रोटी खाइए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और रोटी अगर जुंडी समझते हो, जुंडी की पूरी रोटी खाई होगी आपने, है ना, तो अगर जुंडी की रोटी उसमें मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ समझो, पता है, एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा पढ़ाई से हटके, क्योंकि मुझे भी एक टॉपिक पढ़ाना है। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, मोटे अनाज, सीरियल, कोरस, सीरियल्स, ग्रेन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है हम भारतीय कभी भी ये गेहूँ वगैरह ज़्यादा खाए ही नहीं, हमने हमेशा से मोटा अनाज ज़्यादा खाया है। और इसलिए हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, वो बहुत हेल्दी रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि गेहूं में शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है और ग्लूटेन जनरली नुकसान करता है।
ग्लूटेन जनरली नुकसान करता है। हमारे भारत में यह कल्चर ही नहीं था गेहूं खाने। हम हमेशा से बहुत बड़े पैमाने पर बाजरा खाते आए, हम बड़े पैमाने पर ज्वार खाते हुए आए, हमने रागी बहुत खाई है। इसीलिए ना पुराने समय पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। नंबर 1, शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके 2 कारण हैं। एक तो हमने गुड़ को रिप्लेस कर दिया, गुड़ बहुत पहले आ चुका था, जैगरी है ना। गुड़ की जगह पहले हम हनी उपयोग करते थे, हनी हर जगह स्वीटनेस के लिए हनी यूज़ करते थे, गुड़। और जैसी शक्कर आई, शक्कर ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसे गेहूं के कल्चर ने, आप पुराने समय के लोगों से अगर कोई हो तो वो आपको बताएंगे कि वो गेहूं में क्यों रोटी खाते नहीं थे, यही रोटियां खाते थे। फिर क्या हो गया, गेहूं आया। गेहूं की रोटी टेस्टी होती है। गेहूं की रोटी कैसे होती है, टेस्टी। तो लोगों ने गेहूं की डिमांड बढ़ा दी। अब जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसी की सप्लाई होगी, तो किसानों ने भी गेहूं उगाना शुरू कर दिया। तो एक समय पर ज्वार, बाजरा, रागी ये बहुत सस्ते थे। आज ये कितने महंगे हो गए आप जानते हैं। और गेहूं सस्ता हो गया। पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, क्योंकि हम भर भर के गेहूं उगा रहे हैं और ज्वार, बाजरा, रागी उगाना हमने छोड़ दिया है। अगर अपनी लाइफ में हम पुराने जमाने में, हमारे भारत में बहुत अच्छी ईटिंग हैबिट्स रही हैं, इंडिया में बहुत अच्छी ईटिंग हैबिट रही है, बहुत अच्छा तरीके से खाना खाया हम लोगों ने, सही हेल्दी फूड खाते थे हम। अनहेल्दी फूड हमने अभी खाना शुरू किया है। तो अगर इवन आप, जैसे आपके घर में मेरा एक सलाह है, जैसे मेरे पापा को शुगर है, तो हमारे पापा की शुगर हमने कंट्रोल कर ली। उनको लगभग 2 साल से उन्होंने गेहूं की रोटी खाई नहीं। एक आध बार बीच में शादी आदि में हो जाए तो बात अलग है, बट जनरली जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें हम उनको गेहूं की रोटी देते ही नहीं घर पे। मैंने मम्मी से भी बोला कि यार ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे, इसलिए बता रहा हूँ कि घर पे इवन आप लोग, चलिए अभी तो विद्यार्थी जीवन है, यहाँ संभव नहीं है, पर जब भी घर में संभव हो तो प्रयास करो। आपको अपनी हेल्थ में असर नज़र आएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब घर में होते हैं तो हम लोग ये सारी काम करते हैं, और हमारे यहाँ पे खेत भी है तो खेत में चीज़ें उग जाती हैं तो ईजी हो जाता है थोड़ा बहुत। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्चर हमारे यहाँ बहुत रिच रहा है, हमने खुद इसको चेंज किया है। डिमांड इतनी कम हो गई थी, इतनी कम हो गई थी कि लोगों ने फेंका है ज्वार बाजरा, फिर किसानों ने उगाना बंद कर दिया। सीधी सी बात है ना, किसान को तो वही चीज़ उगाएगा जिसकी डिमांड है, वो क्यों उगाएगा जिसकी डिमांड नहीं है, उसका तो माल ही नहीं बिकेगा। और अब उल्टा हो गया सब कुछ, ज्वार बाजरा रागी कितना महंगा हो गया, और अब हमें लगता है कि ये उच्च वर्ग के लोग खाते हैं, है ना। हम तो यही सोचते हैं कि हम तो बस गेहूं खाते हैं, जबकि उल्टा था, पहले ऐसा था नहीं। शक्कर के साथ भी यही कहानी है। शक्कर की स्टोरी पढ़ना कभी आपको समझ में आएगा। नेट जियो पर एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री ऑफ शुगर, बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, 20-50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें पूरी दुनिया में शक्कर की कहानी बताता है। तो इंडिया में शक्कर पहले बहुत महंगी होती थी। उस समय शक्कर अमीर लोग खाया करते थे, गुड़ नॉर्मल लोग खाया करते थे। अब उल्टा हो गया, अब अमीर लोग शक्कर खाते नहीं। अमीर वो माना जाता है जो शक्कर नहीं खाता, ठीक है, एक पहचान हो गई है एक क्लास की। जबकि हम शुगर खाते नहीं थे, हम गुड़ खाते थे, हम सबसे ज़्यादा हनी का उपयोग करते थे। हनी मतलब शहद, बहुत प्रयोग किया हमने शहद का, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ें कितनी महंगी हो गई। आप जाते हैं तो जब दुकानों पर जाते हैं तो मैं एक दुकान वाले से पूछा कि भाई दूध वाली चाय तुम 10 रुपये में देते हो, हमने तुमसे नींबू वाली चाय मांगी, तुमने हमको 20 रुपये में दी, जबकि उसमें तो कुछ नहीं लगना। नींबू वाली चाय में थोड़ी सी पत्ती लगेगी और पानी। कह रहा सर ये, उसने मुझे अच्छी बात बताई, फ्रेंचाइज है कि यार ये चीज़ें स्टेटस सिंबल होती हैं। तो जनरली अगर तुमने नींबू वाली चाय मांगी है तो एक तुम, हमारे पर्सपेक्टिव में ये है, कंपनी के पर्सपेक्टिव में, कि तुम कोई स्टेटस वाले व्यक्ति होगे तो तुम इतना पैसा पे कर सकते हो। मैंने कहा गजब सोच है यार, तुम और पी लेना। अलग अलग टाइप आइस टी आती है, तो क्या क्या बना दिया है हमने। और एक तो मैंने आपको बताई थी बहुत पहले, वो याद है, फ्रूट चाय। नहीं देखी आप लोगों ने, आज जाके देखना, डालना आप फ्रूट चाय, आपको मिलेगी फ्रूट चाय, जीवन पे भरोसा उठ जाएगा चाय से, ठीक है। चलिए अब हम दर्रों की बात करते हैं, पासिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि दर्रे कौन कौन से हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये सब के बारे में बात कर ली। अभी समस्याएं वगैरह और ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। ग्रासलैंड भी हमने पढ़ लिया, अब रह गया है दर्रे और घाटियाँ। चले, कल जो हमने दर्रे डिस्कस किए थे वो हमने महान हिमालय के दर्रे पढ़ लिए थे, ग्रेटर हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस हमने पढ़ लिए थे। अब हम लघु हिमालय के दर्रों की बात करते हैं। तो एक दर्रा जम्मू कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक है पीर पंजाल और दूसरा कौन सा है, बनिहाल। एक कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल, और दूसरा बनिहाल दर्रा। दोनों कहाँ पर है,
जम्मू कश्मीर में। दोनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल जो है ये कश्मीर घाटी और राजौरी वाले इलाके को आपस में जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। इसी को हम गेटवे ऑफ कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर का द्वार बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग बनी हुई है, जवाहर कैनाल बनी हुई है, वो यहीं पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है साथियों, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है किसको जोड़ता है? जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ता है। इट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहां से कौन सी नदी पास में बहती है? चिनाब। चिनाब इसके पास से बहती है। चिनाब रिवर जो है वो इसी पर्टिकुलर इलाके में फ्लो करती है। फिर हम बात करें, अब दिखा भी देते हैं आपको, ये है जी पीर पंजाल। कौन सा दर्रा है बताएं एक बार? पीर पंजाल। और ये है बनिहाल। ठीक है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बनिहाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कश्मीर को, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद हिमाचल में एक दर्रा जो बहुत चर्चा में रहता है वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है साथियों? रोहतांग दर्रा, अभी हम पढ़ेंगे। ये मनाली और लेह को आपस में कनेक्ट करता है और यहीं पर अटल टनल बनी हुई है। जो अटल टनल है वो यहीं पर बनी हुई है साथियों। ठीक है, अटल टनल बहुत चर्चा में रही थी, आइए आपको दिखाते हैं। ये है अटल टनल। ठीक, अटल टनल इसने कितना बड़ा काम कर दिया आप सोच करके देखिए कि पहले हमें ऐसे घूम करके जाना पड़ता था, इतना भयंकर। इसने क्या कर दिया? इस पूरे के पूरे इलाके को एक साथ जोड़ दिया। तो आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस ऊंचाई पर, ठीक है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनने में 10 साल का समय लगा है। ये मनाली, लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने अब जुड़े रहेंगे। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग दर्रे के पास लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अच्छा, सिर्फ दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है, इसका फायदा। और तीसरा फायदा क्या होता है? एक हमने टनल बनाई, उससे हमने 46 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, 46 किलोमीटर की दूरी को हमने कम कर दिया। दूसरा, 4 घंटे भी हमने बचा दिए। तीसरा फायदा क्या होगा बताइए भैया? फ्यूल। याद रखना, जब भी आप 2 क्षेत्रों के बीच में दूरी को कम करते हो ना, आप फ्यूल भी बचाते हो। जस्ट इमेजिन कि कितनी गाड़ियां पहले इतना लंबा चक्कर लगा के जाती होंगी और कितना सारा फ्यूल कंजम्पशन होता होगा। और भारत के लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा 80% से भी ज़्यादा फ्यूल बाहर से इंपोर्ट होता है। हमारा 80% से ज़्यादा जो ईंधन है वो हम बाहर से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई साहब? आयात कर रहे हैं, जो सीधे हमारी विदेशी मुद्रा को प्रभावित करता है, सीधे सीधे हमारी फॉरेन करेंसी को प्रॉब्लम में लाता है। तो ये सिर्फ आपने 4 घंटे या 46 किलोमीटर कम नहीं किया है। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट आगे जाकर के बहुत हेल्प देते हैं साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमें देखने के लिए मिलती हैं। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी टनल है? अटल टनल है। ठीक है, अटल टनल, याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये प्रमुख 3 दर्रे हैं, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हमें कल इसमें 2 चीजें, एक तो हमें लिखना है इसको, तो आज हमने समझ लिया है, कल मैं आपको लिखवाऊंगा। इसमें घाटियां रह गई हैं, ठीक है, लेकिन आंसर मैंने फ्रेम करवा दिया है आपको। तो एक आज कोशिश करना कि बिना, मैंने लिखवाया तो है नहीं आपको, लेकिन समझाया पूरा है, तो कोशिश करना जो जो आप लिख सकते हो लघु हिमालय के बारे में, ठीक है, लिखो 5 मिनट में क्या क्या लिख सकते हो। मुझे पता है घर जाके आप काम करोगे नहीं, कुछ भी लिखो जो आपको लिखना है लघु हिमालय के बारे में, जो जो याद आ रहा है लिखो। राइट अबाउट लेसर हिमालय। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है, पर जो ऑफिशियली लिखा हुआ है वो पीर पंजाल लिखा हुआ है। ठीक है,
पर ये जो सवाल है ना, इस तरह से कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगेन ना यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, जैसे बाड़ालाचा वगैरह को लेकर के है। तो यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि रोहतांग पास कहाँ पर है, टनल कहाँ पर है। ठीक, चलो तो टाइम शुरू करें, टाइमर लगाएं। मैं आपको 6 मिनट का समय दे रहा हूँ, देखते हैं आप कितना लिख पाते हैं, कितनी बातें। क्या कर दे, आप तो लिखो जो जो याद आ रहा है अभी। कोई आप लिखो क्या क्या याद आ रहा है, लिखो लिखो, चालू करो लिखना। जब तक मैं वो नैनीताल वाला गाना सर्च कर लेता हूँ, कौन सा गाना है। दर्रा एक छोटी सी जगह होती है जो आपको एक माउंटेन के दूसरी तरफ जाने को अलाउ करती है, लेकिन वो इजी नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। तो हमने क्या किया अंकिता, उसी को एक स्ट्रेट ऐसी लाइन में बना दिया। ठीक है, तो वो चीज़ है। लिखें, कोशिश करें। हेलो, आप डिस्कस मत करो, मेरे पास लेजर गाइडेड मिसाइल है भाई, थोड़ा डर रखो। ठीक है रिया, पहला पॉइंट ठीक, वेरी गुड। सर यहाँ पर एक व्यवस्था कर दीजिए, टेलीग्राम को बाजू में खोल दिया करो, ये लोग लिखेंगे तुरंत और तुरंत टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो मुझे सामने दिख जाएगा। बाजू में खोल दिया हमने टेलीग्राम, इनको ऐड कर दो सबको, और उसमें मतलब अभी तुरंत के तुरंत हो जाया करेगा, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी ऑनलाइन वाले हैं अब आपको भी रेगुलर लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में तुरंत लिख करके बस फ़ोटो खींच के डाल दी तो यहाँ मेरे सामने आ जाएगी वो फ़ोटो। चलो कुछ लिखा फिर आप लोगों ने, थोड़ा बहुत। अरे जितना याद आ रहा हो उतना लिख लो यार, लेकिन कुछ तो याद आना चाहिए। थोड़ा हाथ अलग कीजिए अभी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, पहुँचे। देखो फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग रखो, है ना, अलग से दिखे वो। यहाँ पे कभी भी आप नहीं लिख सकते इस तरफ, ये जो बिंदु आपने लगाए हैं यहाँ आप नहीं लगा सकते।
लिखते जा रहा हूँ। चलो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, आप लोगों को याद है, मतलब हमने क्या कहा था, यहाँ से इंट्रो शुरू करो, है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के, यहाँ थोड़ा सा मैप के लिए जगह रखो। कहाँ लिखा है भाई? अच्छा ठीक है, अच्छा तरीका है ये फिर। फॉल्ट बढ़िया है। देखो यही गलती होती है, आप फॉर्मेट गलत कर रहे हो। यहाँ विशेषताएं अगर लिखा है आपने तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए। आप बताइए क्या लिखा आपने? हाँ ये फिर भी सही है, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। अच्छा अभी कुछ जितना याद आ रहा हो लिखने की कोशिश करो, ये देखना पड़ेगा। इतना ही याद है और थोड़ा बहुत और पॉइंट ऐड करो। ये यहाँ जगह क्यों छोड़ी आपने ये वाली? देखो इतनी सारी जगह नहीं छोड़ सकते आप। फीचर्स अगर लिखा है देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये इतने जगह क्यों छोड़ रहे हो? तो याद करो और क्या क्या याद आ रहा है लिखो लिखो, अभी तुम्हें देखते जाऊँगा। ठीक है सीक्वेंस सही लिखा है। इतनी पॉइंट याद आ रहे हैं, इतनी पॉइंट याद आ रहे हैं बस। इतने सारे ग्रासलैंड वगैरह पढ़ा था हमने। ठीक है अभी तो आप पहले हैं, बाद में इसको फॉर्मेट में जमाएंगे अपन अभी। ठीक है अभी तो लिखो आप, कितने पॉइंट याद है आपको? इतने? कुछ और याद आ रहा है तो लिखे। ठीक है बस अभी इनको फॉर्मेट कल लिखवाऊंगा मैं, अभी तो बस देखो आप लोग कितना याद है। लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने बताया था ये आप इंट्रो में लिख देते इतनी जगह छोड़ के, यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू कर देते 1 2 3 4 5, तो वही फॉर्मेट बन जाता। कभी भी यहाँ नहीं लिखा जाता, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। हाँ जैसे एक पेन दे मुझे, जैसे मान लो आपकी कॉपी है तो यहाँ से मैंने इंट्रो लिखा, दिस इज़ इंट्रो। ठीक, यहाँ मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3, यहाँ पहले ही मैंने एक मैप बना दिया। मतलब यहाँ कुछ नहीं कुछ भी नहीं, बस अब उसको यहाँ कुछ नहीं लिख सकते आप। ठीक है मैप और बनेगा अभी उसमें। कितना याद आया? अब कुछ यार कुछ तो याद आया होगा, मतलब फिर तो मैं कहूँगा आप सुना नहीं ध्यान से, इतना बस याद आया। अरे तो कोशिश तो करो याद करने की। 2 मिनट आप थोड़ा सा आप बिलीव करो, अपने पे बिलीव नहीं करोगे तो ये होगा। हार मत मानो भाई, कोशिश करो। क्लास में इतनी डिस्कस किया हमने, कोशिश तो करो लिखने का। इसकी परिभाषा 4 मान होता है और ये इसकी लंबाई चौड़ाई। अब देखो इसी को फॉर्मेट में बना लो अच्छे से, जैसे ये है ना, अब ये बना जाएगा 1 ऐसा पॉइंट लिख देते तो ऐसे, मतलब जैसे मान लो ये कॉपी है, ये इंट्रो हो गया, यहाँ विशेषताएं ऐसे लिखते हैं, विशेषताएं 1 2 3 4, तो यही चीज़ क्या है ना अच्छी दिखती। और यहाँ एक छोटा सा मैप। आप बताएं कितना लिख पाए? ठीक है और पॉइंट हम लिख सकते थे, सुनना पड़ेगा ध्यान से। अभी तो मैं हाँ ये मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, कल हम आंसर भी लिखेंगे इस पे। बहुत चीज़ें याद थी, अच्छा लिखा है। मैप और बन जाएगा। पॉइंट याद नहीं आया, इतने ही बस पॉइंट। राइटिंग अच्छी है, पॉइंट और याद करो। क्या क्या लिखा आपने? ठीक है ठीक, प्रमुख घाटी, ठीक, हिल स्टेशन भी आ गए, सही चट्टान है, बहुत सारे पॉइंट हैं अपने पास, बस उनको जमाना सीखना है। ठीक है हाँ थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा, अभी मैं आपको बताऊंगा कल आंसर जब। तो कल एक काम करें फिर, कल पहला 1 घंटा आंसर राइटिंग का रख लेते हैं, आधे घंटे में घाटियाँ पढ़ लेंगे। 2 3 4 प्रश्न हो गए हैं तो पहले आंसर राइटिंग कर लेंगे, फिर हम लिख लेंगे। ये जो टॉपिक है आज जो हमने पढ़ा है इसको लिखा नहीं है अभी हमने, तो कल हम इस टॉपिक को लिख लेंगे। तो कल की क्लास में प्राइमरली हम आंसर राइटिंग पे ही बात करेंगे और यही टॉपिक हमें लिखना है और घाटियाँ पढ़नी है। तो क्लास के 2 हिस्से होंगे, पहले 45 मिनट में हम आंसर नहीं ये लिख लेंगे पहले, सॉरी, ताकि एक क्वेश्चन और बढ़ जाए, और फिर आखिरी के 45 मिनट में पुराने जितने हमारे प्रश्न हैं
उनके क्या मॉडल आंसर हो सकते हैं, आपकी कॉपी में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सर कुछ जो मॉडल कॉपी है ना, ब्लैंक 2-4 यहाँ पे अपलोड कर दें, जिसमें यहीं पे इसमें PDF बना के, तो उसमें क्या है अपन तुरंत बचा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो डन, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। देखो इसका मतलब ये है, अब जब आप सोचें, ये अपने आप के परीक्षण होते हैं, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आप लोग अपने आप से लेते रहें कि क्लास में आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आप में से किसी पर दबाव नहीं बना रहा, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग एक सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि इसलिए आप पढ़ने के लिए आए। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको मेंटोर करना भी है। मेंटोर यही होता है कि आप खुद अपनी कमियों को पहचानें कि ये कमियां हैं, उसको ठीक करें। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, बशर्ते आप उसे ठीक करना चाहें। ठीक, तो आपके ऊपर है सब कुछ निर्भर। मेहनत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है नियमितता, रेगुलरिटी, वो लेकर के आओ, आपको परिणाम मिलेगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको परिणाम मिलेगा। रेगुलरिटी हर चीज़ में, क्लासेस में, MCQ लगाने में, आंसर राइटिंग में, रिवीजन में। हमेशा याद रखो कि अभी अगर आपने अपने जीवन के 2-3 साल पढ़ाई में लगा दिए तो आप और आपकी पूरी पीढ़ी उभर जाएगी चीज़ों से। या फिर आपको अभी मस्ती करनी है तो कर लो, आने वाले जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। या फिर अभी बहुत मेहनत कर लो, बहुत मेहनत, और आगे वाला जीवन बहुत बेहतर आप बिता सकते हो। तो दोनों विकल्प आपके पास हैं। ठीक, मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।